अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम आरसी सर्किट पढ़ रहे थे और उसमें चार्ज ग्रो का ये फार्मूला हमने बना लिया था ग्रोथ ऑफ चार्ज के लिए। Q इज़ इक्वल टू क्यू एम 1 माइनस ई रेज पावर माइनस टी ओवर आर सी। ये इक्वेशन हम बना चुके थे पीछे, और यहाँ से हम टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन जो डिराइव करेंगे, टाइम कांस्टेंट बनाएंगे कि ये क्या होता है। तो स्टूडेंट, अगर ये ऊपर वाला फैक्टर 1 के इक्वल हो जाए, इफ़ टी और आर सी इज़ इक्वल टू हो जाए 1 के और टी किसके इक्वल हो जाए, आर सी के। और ये याद रखिएगा कि ये आर सी का प्रोडक्ट वाकई टाइम के बराबर ही होता है। जो आर और सी का प्रोडक्ट ये एक्चुअली टाइम ही के बराबर हुआ करता है। ये जैसे आपने पढ़ा होगा कि वी किसके इक्वल होता है, आई आर के। और ये इक्वेशन नंबर 1 कह लें। और क्यू किसके इक्वल होता है, सी वी के। वी फिर किसके इक्वल होगा, क्यू ओवर क्या होगा, सी। ये वैल्यू हम इधर पुट करेंगे, वी की वैल्यू ऊपर। ये दोनों इक्वेशनों का कंपैरिजन कर दें। ये हम प्रूफ करने लगे हैं कि वाकई आर सी जो है वो टी के इक्वल होता है। तो इनको कंपेयर कर लें, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। ये जो आई आर है ये किसके इक्वल होगा, क्यू ओवर सी के। तो सी को इधर ले आए, ये आर सी हो जाएगा, इधर क्यू ओवर आई। और आई किसके इक्वल होता है, क्यू ओवर टी के। क्यू को कट गया, टी ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो आर सी किसके इक्वल हो जाएगा, टी के। तो ये दोनों तरह याद रख सकते हैं। इस तरह टी इज़ इक्वल टू आर सी की वैल्यू, या ये ऊपर वाला फैक्टर 1 करके भी हम ये रिलेशन बना सकते हैं। यानी ये एक सब्स्टिट्यूशन करनी है हमने कि अगर ये टाइम टी इतना हो कि आर और सी का प्रोडक्ट हो। मिसाल के तौर पर रेसिस्टर, जो कल हमने सर्किट पढ़ा था, वहाँ रेसिस्टर लगी हुई हो 10 ओम की और कैपेसिटर लगा हुआ 5 ओम का। तो 10 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 50। यानी 50 सेकंड बाद, यानी ये टाइम कितना होगा उस केस में, 50। तो टी जो है वो आर और सी का प्रोडक्ट होगा। आर रेसिस्टेंस की वैल्यू है और सी जो है वो कैपेसिटेंस की वैल्यू है। तो टी आर सी के इक्वल अगर हम इस इक्वेशन में रख दें तो टी की जगह आर सी लिखेंगे, ओवर आर सी आ जाएगा। आर सी से कट जाएगा, ई की पावर ये -1 हो जाएगी। और ये क्यू एम हो गया, ये नीचे आकर डिवाइड करेगा तो ई बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, इसकी वैल्यू 2.71828 के राउंड अबाउट होती है। तो स्टूडेंट, इस पूरे फैक्टर को हल करें तो आंसर बनेगा 0.63, साथ क्या हो जाएगा, क्यू एम। तो अगर टी आर सी के बराबर हो, यानी टी जो है वो आर सी के इक्वल हो, इसे हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, टी इज़ इक्वल टू आर सी, ये वाला टाइम जो है ये क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट कहलाता है। और ये वो टाइम है, टी इज़ इक्वल टू आर सी टाइम कांस्टेंट है, और ये वो टाइम है जिसके दौरान क्यू एम यानी मैक्सिमम चार्ज का इशारिया 6-3 गुना चार्ज स्टोर हो जाता है। टी इज़ इक्वल टू आर सी टाइम कांस्टेंट है, और ये वो टाइम है जिसके बाद मैक्सिमम चार्ज का इशारिया 6-3 गुना चार्ज कैपेसिटर की प्लेटों पर ग्रो हो जाता है या स्टोर हो जाता है। इशारिया 6-3 गुना कह सकते हैं,
या 63% भी कह सकते हैं, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100, तो वो 100 करेंगे तो वही 0.63 बनेगा। तो यूँ भी कह सकते हैं कि T=RC टाइम कांस्टेंट है, और ये वो टाइम है जिसमें मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज प्लेटों पे ग्रो हो जाता है या स्टोर हो जाता है। तो टाइम कांस्टेंट T=RC है। इसकी डेफिनेशन यूँ हम कर सकते हैं कि टाइम कांस्टेंट T=RC इज़ द टाइम आफ्टर विच चार्ज ऑन द कैपेसिटर ग्रोज अप टू 63% ऑफ द मैक्सिमम चार्ज। तो जिस टाइम के बाद मैक्सिमम चार्ज का 63% चार्ज स्टोर हो जाए उसे टाइम कांस्टेंट कहते हैं, और इसका फार्मूला जो है वो RC है। तो स्टूडेंट ये भी याद रखिएगा कि ये रिलेशन Q=QM 1 - e⁻t/RC ये शो करता है कि चार्ज की ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। ये रिलेशन शो करता है कि कैपेसिटर की प्लेटों पर चार्ज एक्सपोनेंशियली ग्रो करता है, एक्सपोनेंशियली स्टोर होता है। तो ये देखिएगा, ये यूँ भी लिख सकते हैं, माइनस नीचे आकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जैसे जैसे T इंक्रीज़ होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, डिवाइडिंग फैक्टर इंक्रीज़ होता जाएगा, और ये पूरा आंसर जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि T बटे में है। जैसे जैसे T बढ़ेगा इस पूरे फैक्टर की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि डिवाइडिंग फैक्टर जितना बड़ा होता है आंसर उतना छोटा निकलता है। तो ये फैक्टर छोटा होता जाएगा, 1 में से माइनस होने वाला फैक्टर कम होता जाएगा, जिसकी वजह से चार्ज जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। यानी विद द पैसेज ऑफ टाइम चार्ज जो है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। T इंक्रीज़ होगा, ये फैक्टर डिक्रीज़ होगा, 1 में से माइनस होने वाला फैक्टर कम होता जाएगा, इससे Q का आंसर जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। और T जो है वो e की पावर में है, एक्सपोनेंट में है, इसलिए टाइम के लिहाज से चार्ज में एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ आएगी। वक्त के लिहाज से कैपेसिटर की प्लेटों पर जो चार्ज है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेगा, और यूं करके इसका ग्राफ बनेगा। यानी मैक्सिमम चार्ज QM पे पहुंच के तो ग्राफ इस तरह हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा चार्ज, तो एक्सपोनेंशियली चार्ज में ग्रो आएगी, कर्व यूं करके ग्राफ बनेगा। तो स्टूडेंट आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि कैपेसिटर की प्लेटों पर जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता जाएगा तो करंट में क्या तब्दीली आएगी, करंट में कैसे चेंज आएगी, वो भी हम देखेंगे इधर। तो Q का रिलेशन हमने ये बनाया था, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे T के लिहाज से करंट का रिलेशन बनाने के लिए। तो ये हो जाएगा dQ/dt, QM तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, e⁻t/RC का डेरिवेटिव e⁻t/RC ही होगा, और फिर पावर का डेरिवेटिव आएगा, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, -1 ओवर क्या हो जाएगा RC, ये इसका डेरिवेटिव होगा। तो dQ/dt i के इक्वल होगा, इधर QM ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, e⁻t/RC, नीचे भी ये क्या हो जाएगा RC। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम QM की वैल्यू पुट करेंगे। आपको याद होगा QM हमने रखा था CV, तो QM की जगह CV लिखेंगे, नीचे RC आ जाएगा, और e⁻t/RC ये वैसे आएगा, इधर I भी वैसे आ गया, C से कट गया, तो V/R ये करंट के बराबर होता है ओहम लॉ के मुताबिक। लेकिन ये बैटरी का फुल वोल्टेज रेसिस्टर को मिल रहा है, क्योंकि पीछे हमने सर्किट में पढ़ा था कि बैटरी का वोल्टेज जो है वो V है, और रेसिस्टर को जो वोल्टेज मिल रहा था वो VR था।
तो अगर इधर वी आर होता तो फिर ये करंट आई ही होना था, लेकिन ये बैटरी का टोटल वोल्टेज है, फुल वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज है, तो ये करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा, इसे हम आई एम कहेंगे। वी आर ओवर आर होता तो आई होना था, लेकिन मैक्सिमम वोल्टेज ओवर रेसिस्टेंस, ये मैक्सिमम करंट आई एम होगा। तो वी ओवर आर की जगह हम लिखेंगे आई एम ई की पावर माइनस टी ओवर क्या होगा, आर सी। तो स्टूडेंट ये फिर करंट का रिलेशन बनेगा आई एम ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी। और ये रिलेशन ये शो कर रहा है कि ये देखिएगा इधर कि आई इज़ इक्वल टू आई एम ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, नीचे आकर ई की पावर प्लस टी ओवर क्या हो जाएगा, आर सी। तो ये रिलेशन शो कर रहा है कि आई और टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इसलिए जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा करंट जो है वो क्या होगा, कम होता जाएगा। जैसे जैसे चार्ज ग्रो करता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, हमने पढ़ा था चार्ज इंक्रीज़ हो रहा है, और ये रिलेशन शो कर रहा है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा आई जो है वो कम होता जाएगा, क्योंकि आई और टी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। और टी जो है वो ई की एक्सपोनेंट में है, टी ई की पावर में है, एक्सपोनेंट में है, इसलिए हम कहेंगे कि करंट जो है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो जाएगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम करंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, करंट में एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ आएगी। और करंट का अगर हम यूँ करके फिर ग्राफ बनाएंगे उसी तरह, तो इधर टी है, इधर क्या आई है, अगर हम करंट का ग्राफ बनाएं तो यूँ करके बनेगा जो शो करेगा कि करंट एक्सपोनेंशियली इस तरह कम हो रहा है। तो स्टूडेंट चार्ज ग्रो करता जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, और करंट हमने पढ़ा डिक्रीज़ होता जाएगा। ये रिलेशन शो कर रहा था कि करंट जो है वो वक्त गुजरने के साथ साथ कम हो रहा है। तो उसकी वजह ये होती है कि जब शुरू में पहला चार्ज, यानी इधर अगर पॉजिटिव चार्ज फ्लो स्टोर हो रहा है, इधर नेगेटिव हो रहा है, हम अगर इलेक्ट्रॉनों की मोशन के लिहाज से इसको अंडरस्टैंड करना चाहें तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन जब इधर से इधर आया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो बड़ी ज़्यादा स्पीड से इधर आ जाएंगे, और अगले जो इलेक्ट्रॉन है उनको इधर से इधर आने में, हमने पीछे पढ़ा था कैपेसिटर वाले टॉपिक में कि बैटरी को एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑलरेडी मौजूद पॉजिटिव चार्ज उस इलेक्ट्रॉन को अपनी जानब खींचेगा, बाहर जाने नहीं देगा। बैटरी का ये पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ एनर्जी लगा के इलेक्ट्रॉन को यहाँ से अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, और इधर एंटर करने के लिए भी एनर्जी लगानी पड़ेगी, क्योंकि माइनस चार्ज इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। इस तरह तीसरा इलेक्ट्रॉन जब इधर आने लगेगा, तो पीछे हमने पढ़ा था कि 2 टाइम ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो बैटरी को हर अगले चार्ज के साथ ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिसकी वजह से उनका फ़्लो आहिस्ता होगा, वक्त ज़्यादा लगेगा, फ़्लो आहिस्ता होगा। फ़्लो ऑफ चार्जेस को करंट कहते हैं, यानी पहले चार्जेस का फ़्लो आसानी से हो जाएगा, और जैसे जैसे चार्ज स्टोर होता जाएगा बैटरी का वर्क बढ़ता जाएगा, यानी अगले चार्जेस का फ़्लो मुश्किल होगा, एनर्जी लगा के होगा, ज़्यादा वक्त के बाद होगा, यानी फ़्लो आहिस्ता होगा। आहिस्ता जब फ़्लो होगा तो करंट भी क्या होगा, कम होता जाएगा। यानी पहले चार्जेस ज़्यादा आसानी से फ़्लो करेंगे, बाद में चार्जेस का फ़्लो कम होता जाएगा, इसलिए शुरू में करंट ज़्यादा होगा और बाद में करंट कम होता जाएगा, क्योंकि फ़्लो ऑफ चार्जेस को ही करंट कहते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल आप यूँ देख लें कि ये खिलौना देने वाली, जो चाबी देने वाले खिलौने होते हैं, वो आपने देखे होंगे, उनमें चाबी देनी पड़ती है जिससे वो चलते हैं। तो चाबी देते वक्त हम एनर्जी लगाते हैं, तो वो पहले 1-2 चक्कर बड़ी आसानी से आ जाते हैं, लेकिन अगले चक्कर और आहिस्ता, अगला चक्कर और आहिस्ता, अगला चक्कर में और ज़्यादा एनर्जी लगती है। तो वैसे ही यहाँ पर हर अगले चार्ज के साथ फ़्लो कम होता जाएगा, इस वजह से करंट जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम कम होता जाएगा। यानी चार्ज जैसे जैसे इन प्लेटों पर स्टोर होता जाएगा, उनका फ़्लो मुश्किल और देर से होता जाएगा, जिससे करंट डिक्रीज़ होता जाएगा।
तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चार्ज इंक्रीजेज एक्सपोनेंशियली एंड करंट डिक्रीजेज एक्सपोनेंशियली, ये मैथमेटिकली भी पढ़ चुके हैं।